Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the William Wordsworth poem The World is Too Much With Us. सबसे पहले I want to tell you about the biography of the William Wordsworth. William Wordsworth was the romantic poet. He is also called as the Lake poet because he shifted in the Lake district, and he was a poet who believed in the nature connectivity, and who believe love for the freedom, love for the free liberty, and his poetry depicts the revolt against the classical poetry. जो romantic poets थे वो always believe that के mind is a active receiver ऑफ द इम्प्रेशन. लेकिन उससे पहले जितने भी पोइट्स थे, राइटर्स थे, दे बिलीव कि माइंड इज़ अ पैसिव रिसीवर ऑफ द इम्प्रेशन होता है. और विलियम वर्ड्सवर्थ को रोमांटिक पोइट में सबसे ज़्यादा अहमियत इस बात की वजह से हासिल है कि उनका जितना भी वर्क है इट डिपिक्स द लव फॉर द नेचर, और उनकी पोइट्री में आपको नेचुरल इमेजरी का बहुत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मिलेगा. जैसे कि इस पोम में वो मुख्तलिफ नेचुरल इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं, पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल करते हैं, जैसे सी है, विंड है, फ्लावर्स है. इसी तरह अलूजन्स का इस्तेमाल उनकी पोइट्री में मिलेगा, जैसे कि प्रोटियस एंड टेट्रन जैसे जो सी गॉड्स हैं उनका जिक्र मिलेगा, सी ओशंस, और इस किस्म के जो नेचुरल इमेजेस हैं आपको जो है उसकी डिवर्सिटी मिलेगी. विलियम वर्ड्स वॉज अ पर्सन हु बिलीव द लव for the nature is necessary for removing the pain and the suffering of the human beings, and nature is the only source of peace, comfort, and it is nurse, it is a mother. और जो ह्यूमन बींग्स के अंदर चाइल्ड जो है इज़ अ वन काइंड ऑफ ऑफ द फेज ऑफ द लाइफ के जो अनोसेंस को डिपिक्ट करता है, और चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, क्योंकि जो चाइल्ड होता है इज़ बेसिकली इज़ द फेज ऑफ द लाइफ जिसके अंदर आप गुड एंड ईवल को बहुत ज़्यादा इनोसेंस के साथ फील कर लेते हैं. और ऐसा ये सब कुछ जो उनकी पोइट्री में आपको नज़र आता है बेसिकली आपको पावर ऑफ नेचर डिपिक्ट करेगा. और ही ऑलवेज प्रेज द इमेजिनेशन ऑफ माइंड, और इमेजिनेशन जो कि रोमांटिक पोइट का एक अहम हासा रहा है, और इमेजिनेशन ही के थ्रू वो पोइट्री क्रिएट करते थे. इसी तरीके से विलियम वर्ड्सवर्थ जो था वो ग्लोबल इंटरकनेक्टिविटी पर डिपेंड करता था. इनकी पोइट्री पर आपको दो इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट्स इवेंट के नज़र आएंगे, एक अमेरिकन जो इंडिपेंडेंस वार उसका, और एक फ्रेंच रेवोल्यूशन का. फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो था उसका उसके हामी थे, और फिर उसके बाद जो है स्लोगन ब्रदरहुड के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ. अगर आप विलियम वर्ड्सवर्थ को देखें तो ही बिलीव्ड कि ह्यूमन बींग्स being should develop the connection with the god, और have to develop the connection with the nature. जितने हम नेचर के करीब होंगे उतने you will feel the pleasure and you will feel the calmness in yourself, and you can revive your spirit. और basically human beings due to the industrialization they are moving from the rural areas to the urban areas. सिटी की जो लाइफ थी दैट इज़ द मैकेनिकल लाइफ, जहाँ पे द पीपल हैव नॉट द टाइम फॉर देयर ओन सेल्फ, इवन नॉट फॉर देयर ओन फैमिलीज. और डे टू 9 जो है वर्किंग आवर्स करने पड़ रहे थे, 10 से 14 घंटे भी उन्हें वर्कआउट करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ फैमिली जो और लाइफ जो थी बहुत ज़्यादा इफेक्ट की थी. तो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री जो रोमांटिक पोइट्री है वो बेसिकली द पोइट्री दैट इज़ गिविंग अ लेसन दैट वी शुड यूज़ आवर माइंड, और वो माइंड को एज अ मेमोरी और एज अ इमेजिनेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. और यही वजह है कि ही बिलीव्ड दैट कि अगर इंसान जो है अगर अपनी पोइट्री जो है उसको इमेजिनेशन के थ्रू क्रिएट करे तो वो एक ऐसी मेमोरीज़ की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान के मरने के बाद भी उसके जो फैमिली, उसके ब्लड रिलेशंस, इवन कि उनका ये बिलीव था कि उनकी जो बहन डॉर्थी विलियम वर्ड्सवर्थ है कैन enjoy the poetry. That's why whenever he got the time he spent the time near to the nature. Even he was spending the time close to the nature
और वो तमाम पास्ट मेमोरीज़ को रिवाइव करते थे और जब वो डैफोडिल्स के पास से गुजरते थे तो उससे अपनी इमेजिनेशन अपनी पोइट्री के ज़रिए डिपिक्ट करते थे। और यही वजह है कि जॉन किट्स तो थे, उनको एज अ ईगोटिस्टिकल सिबलाइम भी कहते थे। एक डिस्टिंग्विश जो था डिस्टिंग्विश जीनियस के तौर पर। और उनकी जो पोइट्री थी, पोइट्री इज़ नॉट समथिंग कि आप किसी भी चीज़ से अट्रैक्ट हो एंड यू विल स्टार्ट द राइटिंग। सो उनकी प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड जब उन्होंने पब्लिश की थी, तो उन्होंने बेसिकली पोइट्री की खास डेफिनेशन बताई थी कि पोइट्री ऐसी चीज़ होती है जिसमें नेचर का तो रोल होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन पोइट्री को क्रिएट करने के लिए उनके नज़दीक पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग एंड द इमोशन इन द ट्रैंक्विलिटी। ये उनका फेमस कोट है इससे रेलिवेंट। और वो यही कहते हैं कि अगर आप उनकी पोइट्रिक थ्योरी को देखें तो वो कहते हैं कि जो पोइट्री होती है एकदम से लिखी नहीं जा सकती, उन्हें 3 फेजेस में लिखा जाता है। एक फिजिकल स्टेज होती है जो कि ऑब्जर्वेशन की स्टेज होती है, सेकंड स्टेज होती है जो रिकलेक्शन की स्टेज होती है, और थर्ड वन जो स्टेज होती है जिसमें आप जो पोइट्री को असल में थर्ड स्टेज पे जाके क्रिएट करते हैं। और इस जो फेज़ होता है इसको आप इमेजिनेशन फेज़ कह सकते हैं या क्रिएशन ऑफ द पोइट्री कह सकते हैं। फर्स्ट फेज में व्हेन यू विल सिट नियर टू द नेचर, यू विल सी द सब्जेक्ट सिचुएशंस और फिनोमिना, एंड उस वक्त आप पोइट्री क्रिएट नहीं कर रहे होते, बेसिकली यू आर टेकिंग द एक्सपीरियंस। द सेकेंड जो फेज होता है, यू विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग विद द ऑब्जर्वेशन, यू आर ट्राइंग टू रिकलेक्ट ऑल दीज इमोशंस जो आपको फर्स्ट फेज में फिजिकल स्टेज में गेट हुए हैं, जो आपने इंजॉयमेंट्स आपने प्लेयर गेट किए हैं नेचर के पास बैठ के। जैसे कि वो डैफोडिल्स के पास अगर बैठे हुए थे, पहले उन्होंने फिजिकली वहाँ पे अपनी जो थी उस सिचुएशन, उस फिनोमिना और उन सब जो ऑब्जेक्ट था उसको इंजॉय किया, प्लेयर गेट किया। और फिर सेकंड स्टेज में उन्होंने उस जो इमोशंस थे उनको रिकलेक्ट किया। उन सारे इमोशंस को रिकलेक्ट करने के बाद उन्होंने उससे रिवाइव किया, और उस टाइम भी सेकंड फेज में भी पोइट्री नहीं कलेक्ट की गई, बल्कि वो स्टेज था जिस पे ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कंटेम्पलेशन का जो प्रोसेस होता है इमोशंस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो थर्ड वन होता है जिसे इमेजिनेशन स्टेज कहते हैं या स्पिरिचुअल स्टेज कहते हैं, वो ऐसा इल्हाम या वजदान या वो एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें ह्यूमन बीन पर तारी होती है कोई चीज़, और फिर वो रिवाइव करता है जो ग्रेजुअल इमोशंस हमारी अंदर, हमारे जो माइंड में, हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट होते हैं, हम उनको यूटिलाइज करते हैं। और पोइट इज़ इन द सिमिलर सिचुएशन व्हेन ही एक्सपीरियंस द फर्स्ट, व्हेन ही सा द ऑब्जेक्ट और द सिचुएशन। सो उनका एक खास कॉन्सेप्ट था। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इज़ बेसिकली the poem that depicts that कि we human beings are far away from the nature। जैसा कि पोम में वो कहते हैं, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, लेट एंड द सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले द वेस्ट आर पार, लिटल वी सी इन द नेचर दैट इज़ आर, वी हैव गिवन आर हार्ट्स अवे आर सॉर्डेड बॉर्न। अब वो कहता है कि बेसिकली वी आर फार अवे फ्रॉम द नेचर। हम बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूव कर गए हैं, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी जो ह्यूमन बींग्स है, हम नेचर से फार अवे हो गए हैं, और हमारी कनेक्टिविटी जो नेचर के साथ थी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट की। और हम जो थे हमने क्या किया, हमने मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ फोकस करना शुरू कर दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिस तरह के अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉर्स हुई और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में वॉर्स हुई, तो मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ वगैरह में वॉर्स की वजह से बेसिकली क्या होता है, द पीपल वांट टू गेट द पावर, पोजेशन के लिए, रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। इस तरह क्रूलिटी, ब्लडशेड और सिविल वॉर्स वगैरह की जो सिचुएशन है, बेसिकली ह्यूमन बीइंग की हाँ, जो कहते हैं ना ग्रीडनेस होती है, वो पोजेशन की बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम उसका मेन रीज़न और ये है और कि हम वी आर फार अवे फ्रॉम द नेचर। नेचर जो होती है वो आपको कंफर्ट भी दे रहे होते हैं, आपको पीस ऑफ माइंड भी दे रही होती है, ठीक है, और आपको ये हेल्प आउट कर रही होती है। आप अपने उस पर्पस को डिफाइन करें, उस नेचुरल इंस्टिंक्ट को रिवाइव करें जो गॉड ने आपको ब्लेस किया है। बेसिकली जो विलियम वर्ड्सवर्थ था, ही वॉज द मिस्टिक पोएट। मिस्टिकल जो मिस्टिसिज्म है उनकी पोइट्री में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। इमेजिनेशन, यहाँ पे भी वो उस टाइम को इमेजिनेट कर रहे हैं कि किस तरीके से हम नेचर से जब दूर हुए, हम जो है रूरल एरिया से, हमारी जो
फास्टेस्ट ग्रोइंग जो हमारी माइग्रेशन स्टार्ट हुई सिटीज़ में फॉर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, और मुख्तलिफ जो अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में हम जब एक जगह से दूसरी जगह हमने मूव किया, तो उसका बेसिक रीज़न जो था वो था मनी, पावर या पोजेशन था। तो हम ऐसा करने में तो कामयाब हो गए, लेकिन उसका जो साइड इफ़ेक्ट है कि वी आर बेयरिंग द सफरिंग एंड पेन और मिज़री हम बियर कर रहे हैं, और जिसने ह्यूमन बीइंग को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर दिया है। और एक तरह से एक जो ह्यूमन बीइंग्स का जो कनेक्शन है दूसरे ह्यूमन बीइंग्स के साथ, वो वीक हो गया है, या फैमिली बॉन्डिंग वीक हो गई है। ह्यूमन बीइंग्स बिकेम सेल्फिश एंड इमोरल। और रीज़न क्या है? दे आर फार फ्रॉम द नेचर एज़ कम्पेयर टू, अगर किसी आप फार्मर को देखें, किसी लेबरर को देखें, तो आप देखेंगे कि दे आर लिविंग नियर टू द नेचर, और रूरल एरियाज़ में रह रहे होते हैं, और उनके अंदर प्योरिटी और नोबेलिटी का जो एलिमेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। इसी तरह वो कहते हैं कि बेसिकली हम इस दुख और सफरिंग का शिकार ही इसी वजह से हुए हैं कि वी कीप आवर सेल्फ फ्रॉम द नेचर। और ह्यूमन माइंड की भी वो बहुत ज़्यादा प्रेस्ट करते हैं कि ह्यूमन माइंड इमेजिनेशन, सारी इमेजिनेशन पर एग्जिस्ट कर रही हैं, कि हमारे माइंड को रिलैक्स सिर्फ नेचर ही कर सकती थी, लेकिन हमने अपनी कनेक्टिविटी, अपनी सोल कनेक्शन को नेचर से डिस्कनेक्ट कर दिया है। और इसी तरह वो कहते हैं द सी दैट बेयर her bosom to the moon, the wind that will howling at all hours, and they are up gathered known as sleeping flowers। यहाँ पे वो बहुत मुख्तलिफ पर्सोनिफिकेशन यूज़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट के ह्यूमन क्वालिटीज़ से सेफिलिएट कर रहे हैं। जैसे कि वो कह रहे हैं कि जैसे कि अगर आप चाँद की और समुंदर की आपस में इंटीमेशन देखें, उसके ताल्लुक़ को देखें, और फिर वो एज़ अ रोमांटिक पोएट के तौर पर अपने रीडर को उस इमेजिनेशन लैंड में ले जाते हैं, जहाँ पे वो सी और मून का आपस में इंटरेक्शन किस तरह, मून जो होता है सी पर अपना इफेक्ट डालता है, टाइड वेव्स वगैरह बनती हैं अप एंड लोअर, और ये सारी सिचुएशन में लेके जाते हैं। और फिर सेकंड वो कहते हैं कि जो विंड जब जब चलती है तो वो जो फ्लावर्स होते हैं उसको इस तरह अफेक्ट कर रही होती है कि जस्ट लाइक अ हाउलिंग कर रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। बेसिकली वो एक तरह से जो हाउलिंग करना जो होता है, ये एनिमल क्वालिटी है उल्फ की, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इस्तेमाल की है उस विंड के लिए, तो इस तरह से लिविंग क्वालिटीज़ के साथ एफिलिएट किया है। एंड आर गैदर अप नाउन ए स्लीपिंग फ्लावर। लेकिन अगर हम देखते हैं तो जो अगर वो विंड नहीं चल रही, ठीक है, तो क्या द फ्लावर्स जो हैं एवरीथिंग हैज़ अ पीस कामनेस, और ऐसे लग रहा है जैसे फ्लावर्स जो हैं वो सोए हुए हैं। फॉर दिस एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ द टून, इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड आई हैड रादर बी। वो कहते हैं ऐसा क्यों है, हर चीज़ जो है अपनी जगह से से अनटच क्यों हो गई है, हम अपनी हारमनी क्यों खो चुके हैं। एक कनेक्टिविटी जो नेचर के साथ थी उसका हमें फ़ायदा ये होता था कि हम रिलीफ फ़ील करते थे, हम अपनी गेट रिड फ्रॉम द सिक फीलिंग से हासिल करते थे जब हम नेचर के साथ अटैच थे, नेचर को एंजॉय करते थे। फ्लावर्स, जैसे हाईएस्ट माउंटेन से लेकर आप फ्लावर्स तक देखें, ये नेचर में आप लैंडस्केप को देखें, नॉर्दर्न एरियाज़ में आप अपना टाइम स्पेंड करें, तो वो एक तरह से आपको रिलैक्सेशन का जो एलिमेंट मिलता है वो हम लॉस कर चुके हैं। अब हमने क्या किया है, हमने अपना जो गॉड ने हमें क्रिएट किया था जिन चीज़ों के साथ, हमने अपने आप और उसके दरमियान एक गैप क्रिएट कर लिया है। इसका मतलब ये कि वी आर फार अवे फ्रॉम आर हारमनी, और इस तरह से जो है डिस्टेंस किसी कैफियत है, और हम नेचर जो हमें हमारे लिए सोर्स ऑफ सोलेस थी, कंफर्ट थी, वो अब हमारे लिए मैटर नहीं कर रही, और हम दुनिया के पोजेशन, उसकी मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड की तरफ जो है ह्यूमन बीइंग के इशारा कर रहे हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। हमारी जो थॉट्स हैं सिर्फ ग्रीडनेस पर बेस कर रही है, पोजेशन, रिसोर्सेज, और असल जो हम अपने मकसद से हट गए हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि द पैकन सकल्ड इन द क्रेट outworn, so I might standing in the pleasant lay and have a glimpses that would make me less flown, and have the sight of Proteus rising from the sea, or hear the old Triton blow his wrath on। अब यहाँ पे वो illusions का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो जितनी भी पोम है उनकी, बेसिकली उसके जो टोन है वो एक मॉर्निंग की कैफियत है में, और जिस तरह एक एलर्जी क्रिएट की जाती है, ये इसका स्टाइल इस तरह है कि मॉर्निंग कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, दुख का इजहार कर रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं। वो कहते हैं इसे
इससे बेहतर था कि मैं एक पैगन होता, किसी भी गॉड पर बिलीव ना करता, एक आउटडेटेड पर्सन होता और फार अवे ट्रैवल करता, लेकिन एटलीस्ट मैं नेचर के साथ तो कनेक्ट होता। ठीक है, तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि जितना आप नेचर से कनेक्टिविटी को वीक करेंगे उतनी ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और एक एनालिसिस क्रिएट करें नेचर वर्सेस वर्ल्ड, हमारी दुनिया और एक नेचुरल इन्वायरमेंट, इन दोनों के दरमियान एक कंट्रास्टिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं हैव ग्लिम्सेस वुड मेक मी लेस फॉन्ड। अगर मैं सारी इन सब चीज़ों को, इनके ग्लिम्सेस को देखता, सी को देखता, माउंटेन्स को देखता, फ्लावर्स को देखता, लेक्स को देखता, डैफोडिल्स को देखता, इन सब चीज़ों को देखता और अपना टाइम उन चीज़ों के साथ स्पेंड करता, तो आज जो सफरिंग और पेन और जिस तकलीफ से मैं गुजर रहा हूँ मैं ना गुजरता। सिमिलरली सेम हैपन विद अस, कि हम लोग जो है नेचर से कनेक्ट ना नहीं होते, इसलिए जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है या कोई मसला होता है तो वी ऑलवेज फेल्ट एलियनेशन और आइसोलेशन, और हम फिर ऐसा कर रहे होते हैं कि हम थेरेपीज ले रहे होते हैं या फिर सम टाइम वी आर टेकिंग द ड्रग्स और अपने आप को रिलैक्स उस एंग्जाइटी और जो डिप्रेशन के जो डिसऑर्डर है उसको क्रिएट कर रहे हैं अपनी पर्सनालिटी में। सो बेसिकली वो कहते हैं कि जितना आप जाएंगे नेचर के करीब उतने ही आप कंफर्ट का शिकार होंगे। हैव अ साइट ऑफ प्रोटियस यूजिंग राइज फ्रॉम दिस। वो कहते हैं फिर मैं क्या करता कि मैं जो प्रोटियस और जो ट्राइटन हैं दे आर द सी गॉड्स। अब यहाँ पे वो अलूजन्स का इस्तेमाल करके बताते हैं कि ग्रीक मिथ है प्रोटियस और जो ट्राइटन है दे आर द सी गॉड्स। अब प्रोटियस का क्या काम है कि वो जो जितने भी सी के अंदर जो मॉन्स्टर होते हैं और एनिमल्स होते हैं उनका मास्टर कंसिडर किया जाता है। और इसी तरह जो ट्राइटन है जिसे होमर ने एक ओल्ड मैन के नाम से कंसिडर किया और उसे कॉल करता रहा अपने वर्कआउट में, यहाँ पे भी ओल्ड ट्राइटन का काम जो है बेसिकली वो एक काउंट शेल का इस्तेमाल करता है और फिर वो उस काउंट शेल से, उस शेल की मदद से सी के अंदर या तो कामनेस क्रिएट करता है या फिर एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा है। तो कहता है अगर मैं पैगन होता और मैं नेचर के करीब होता तो नेचर की हर एक ब्यूटी को एंजॉय कर सकता था और इन सारे एलिमेंट्स को जो कि आंख हमारी जो जो फिजिकल जो एक सिचुएशन से फार अवे है इमेजिनेट करता और इंजॉय करता। बेसिकली वो विलियम वर्ड्सवर्थ आपको इमेजिनेशन के एक वर्ल्ड में लेके जा रहे हैं जहाँ वो ग्रीक मिथ से भी हवाला दे रहे हैं कि किस तरीके से आप ह्यूमन बींग्स जो है कैसे जो है अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं अगर इन सब चीज़ों को अपने साथ अटैच करें। सो विलियम वर्ड्सवर्थ ने सारी सारी पोम के अंदर अगर आप देखें तो एक कह सकते हैं कि ऐसी पोम है जिसे उन्होंने नेचुरल इमेजरी के साथ, जैसे सी है, विंड है, फ्लावर्स है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल किया है, इस तरह पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया है और अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को डिपिक्ट करने के लिए मुख्तलिफ पंचुएशन जो है मार्क्स का भी इस्तेमाल उसमें किया गया। और बेसिकली आप कह सकते हैं कि ऐसी पोम जो कि सोनेट की शक्ल में है और सारी के सारी जो है एक विलियम वर्ड्सवर्थ की जो एक एलिजी को रिप्रेजेंट कर रही है। थैंक यू वेरी मच।